अरे पुलिस को फोन करो, पुलिस को फोन करो। सर, गाड़ी के नीचे आने की वजह से इसकी मौत हुई है। औरत की उम्र लगभग 30-32 साल की है। क्या लगता है, एक्सीडेंट है या कुछ और? सर, अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि एक्सीडेंट है या सुसाइड है, लेकिन जिन जिन लोगों ने देखा है उनका यही कहना है कि एक्सीडेंट ही है। इसके पास कुछ मिला? मोबाइल, पर्स, कुछ भी? मोबाइल तो नहीं मिला सर, लेकिन ये पर्स मिली है, उसमें कुछ पैसे हैं, लेकिन इसे आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ भी नहीं मिला। तो 100 पे किसने फोन किया था? सर मैंने किया था। तुम जानते हो इस औरत को? नहीं साहब, मैं भी इसके साथ में रोड क्रॉस करने के लिए खड़ा था। सिग्नल चालू था, सब लोग वेट कर रहे थे। पता नहीं इसको अचानक क्या हो गया। गिर गई या किसने धक्का मारा? वो तो नहीं मालूम साहब, मुझको लगता है जरूर चक्कर आके गिर गई होगी। आप में से कोई इसे जानता है? इसका नाम, पता, कुछ भी? पहले कभी इस एरिया में देखा इसे? अरे तुम तो पहचानते होगे इस औरत को, मतलब सब्जी वब्जी खरीदने आती होगी। साहब, मैं इस एरिया में सब्जी नहीं बेचता हूँ। जिस एरिया में मैं सब्जी बेचता हूँ ना, वहाँ पे म्यूनसिपालिटी की रेड पड़ी है। सर, मौके पे मौजूद सभी लोगों का यही कहना है कि एक्सीडेंट ही था। सर, मैं इस औरत को नाम से तो नहीं जानता हूँ। शायद आगे वाली गली में कविता अपार्टमेंट में काम पे जाती है। दादा, बॉडी का मोबाइल से फोटो निकालो। इसे पहचानते हो? हाँ साहब, ये शांति है। इसी बिल्डिंग में चौथे माले पे बनकर साहब के यहाँ काम करती है। मिसेस बनकर। जी कहिए। शांति, शांति। चार साल से वो हमारे घर में काम करती थी साहब, पर हमने उसे कभी काम वाली बाई नहीं समझा, घर के मेंबर की तरह रखा। अपना घर समझ के काम करती थी, बहुत ईमानदार और मेहनती भी थी। आपने कभी सुना कि उसका किसी के साथ झगड़ा या किसी के साथ कोई दुश्मनी? नहीं सर, मतलब कभी कहा नहीं था उसने ऐसा। उसके घर में कौन कौन है? वो कहाँ की रहने वाली थी? जलगांव की रहने वाली थी, और उसके घर में उसकी बूढ़ी माँ के अलावा और कोई नहीं है। यादव, उसके घर के डिटेल्स ले लो और उसके घर पे इन्फॉर्म करो। ओके सर, आइए। कुछ गलतियां इंसान जानबूझकर करता है और सोचता है कि वक्त के साथ वो भुला दी जाएंगी और उनके निशान खुद ब खुद मिट जाएंगे, लेकिन कहते हैं ना कि अच्छे बुरे कर्म का फल यहीं इसी दुनिया में भुगतना पड़ता है। और एक दिन अचानक अतीत में से कोई गलती सामने आकर खड़ी हो जाती है और वर्तमान के साथ साथ भविष्य को भी बर्बाद कर देती है। इस केस में गलती किसकी थी और इससे कितनी जिंदगियों में भूचाल आने वाला था, यही है हमारा आज का एपिसोड। विक्रोली सिग्नल पर हुई शांति की मौत से कई अध्याय खुलने वाले थे। देखने में तो ये एक्सीडेंट का केस लग रहा था और चश्मदीद भी यही कह रहे थे, लेकिन आगे चलकर यह केस परत दर परत कई राज खोलने वाला था। ये जी कौन है ये? कहाँ से उठा के लाए उसे? अरे अनाथ है बेचारी, तो अपना भाजी वाला है ना रामदारी, वो जानता है इसको। बोल रहा था अच्छी ईमानदार लड़की है, मेहनती है, घर का सब काम भी जानती है। गाव कुठलं तुझं? कोल्हापुर। इससे पहले कोई काम किया है? राम चाचा के उधर। ठीक है, चलो मेरे साथ। कहाँ लेके जा रही है उसको? 2 मिनट शांत बैठे क्या? अरे जवान लड़की को घर में काम पे रखना है ना, कुछ बातें जानना बहुत जरूरी है। अरे बहन जी, बहुत अच्छी लड़की है, किस्मत की मारी है बेचारी। अब इसकी माँ थी, लेकिन 2 महीना पहले वो भी गुजर गई। अब उसका हाल चाल लेने वाला कोई है नहीं।
इसलिए सोचा आपकी यहाँ लग जाए तो। नहीं, अगर इतनी अच्छी है और मेहनती है तो तुम क्यों निकाल रहे हो काम से? नहीं नहीं, निकाल नहीं रहे हैं एम साहब, जवान बच्ची है, यहाँ रास्ते पर ठेले पर भाजी तरकारी बेचेगी, कल कोनो ऊंच नीच हो गया तो खामखा बदनामी होगी। इसलिए सोचे कि आपको तो काम वाली की जरूरत है और इसको भी घर में रहने मिल जाएगा इज्जत से। घर पे रखूंगी लेकिन काम के वक्त 24 घंटे के लिए मैं भी किसी लड़की की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहती। 7 बजे आएगी, 6 बजे तक काम करेगी, रात के खाने की तैयारी करके उसको मैं रात को तुम्हारे यहाँ भेज दूंगी और दिन का 100 रुपए दूंगी। अगर मंजूर है तो बोलो। हाँ हाँ बिल्कुल मंजूर है, मंजूर है। ए बेटा, एक काम करना, वहाँ से काम खत्म करके सीधे यहाँ ठेले पे आ जाना है, अब फिर हम लोग दोनों साथ में ही घर चलेंगे, हैं? ठीक है मैम साहब। ठीक है, चल गए। काही हवं होतं का? नाही, मला काय नको। तुझे कुछ चाहिए क्या? कुछ चाहिए तो बोल मेरे को, हाँ? शर्माना मत। ए साक्षी बेटा, क्या हुआ? ऐसे ऐसे भाग के क्यों आई है? कुछ नहीं, वो कुत्ता पीछे पड़ गया था। नहीं, अकेले आने में डर लग रहा है तेरे को, हैं? साक्षी बेटा, बेटा कोई प्रॉब्लम है तो हमको बोलो। पूरे 10,000 है। अभी जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। अरे तू कशाला उगाच तिला? मैं जो बता रही हूँ ध्यान से सुनना। ये बात बाहर किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। अगर किसी को कुछ बोला तो मैं तुम्हें पुलिस में दे दूंगी, चोरी का इल्जाम लगा के। फिर वहां से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए, समझी? डिस्टर्ब नहीं करने का, चल जा। पूरे 10,000 है। अभी जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। अगर किसी को कुछ बोला तो मैं तुम्हें पुलिस में दे दूंगी। ए साक्षी बेटा, भेल खाएगी? है? ये साक्षी, भेल खाएगी? भूख लगी है कि नहीं? जाओ भैया, मैडम को भूख ही नहीं लगी ना। सारा रोमांस तो मोबाइल पे ही करती है, मिलने पे तो छूने भी नहीं देती। हाँ, चल मैं क्या बोलता हूँ, गोवा जाएंगे ना, न्यू ईयर भी आ रहा है, मजा आएगा। जान है रे मेरी। साक्षी, कहाँ गई थी तुम? नेमकं आठवून सांगा काय झालं होतं? नीट आता आठवत नाही साहेब, पण नक्की चोरच होते। वो क्या ना, पीछे से आए, सर पे वार किया, मैं गिर गया। ये देखो ना, सब घड़ी, चेन, पॉकेट सब कुछ मार के लेके गए साहब। किसी की शक्ल याद है? आता आठवत नहीं साहब, क्योंकि वो लोग पीछे से आए और डंडे से वार किया मेरे सर पे, मैं आगे गिर गया, इसलिए क्लियरली देख नहीं पाया साहब मैं। पाटिल सर, यांची कंप्लेंट लिहून घ्या। मामा, पुलिस स्टेशन में आपने कहा था कि आपका वॉलेट चोरी हो गया है, पर ये तो यहाँ पड़ा था। मतलब आपने झूठी कंप्लेंट लिखवाई?
डिटेक्टिव्ह बनने का तेरे को हाँ स्वतःच्या अभ्यासाकडे लक्ष दे, मेरे लफड़े में मत पड़. सर एक सुजीत साळुंके नाम का आदमी है जिसके सर पर किसी ने रॉड मारा और उसकी सोने की चेन और पर्स लेकर भाग गया. सर ये सुजीत उसी फैमिली का है. इसकी मेड का कुछ ही दिनों पहले रोड एक्सीडेंट हुआ था. अजीब बात है, एक ही घर में 2 हफ्ते के अंदर उस घर की मेड का रोड एक्सीडेंट होता है और दूसरे पर रॉड से हमला. ये इत्तेफाक तो नहीं लगता है. इनमें से कोई कुछ बोला है क्या? नहीं सर, सभी लोगों का यही कहना है कि ना ही किसी ने उसे मारा है और ना ही कोई चोरी की. यादव, ये हो सकता है कि कोई बाहर का गैंग हमारे एरिया में काम कर रहा हो, या फिर वो सुजीत हमसे झूठ बोल रहा हो. ये सुजीत की हिस्ट्री निकालो, पता करो कैसा आदमी है. ओके सर. ये फोटो कहाँ से है तेरे पास? ये वो उधर ही घर पे पड़ी मिली मेरे को. अच्छा जा जा, काम पे जा, देर हो रही है. जा. सर ये बनकर साहब के यहाँ नई काम वाली है. सर आपका शक सही निकला. शायद ये सुजीत साळुंके ने झूठी एफआईआर की है. हमने जब इंक्वायरी की तब पता चला कि एक नंबर का कामचोर इंसान है. बस बैठे रहता है और खाते रहता है. कई लोगों का कर्जा है इसके ऊपर. कई बार तो बैंक वाले भी इसे उठाकर लेकर गए. सुजीत साळुंके? हाँ. पुलिस लेकर जाएगी तो पूरी सोसाइटी में आपकी बदनामी होगी. इसलिए बेहतर यही होगा कि आप हमारे साथ चलकर बैंक में आकर बात कर लीजिए और जो सेटलमेंट करना है कर लीजिए. और कोई इन्फॉर्मेशन? सर इसकी एक नहीं, रोज की कहानी है. हर रोज इसे कोई ना कोई तो उठाकर लेकर जाता है और इसकी बहन इसे छुड़ा कर लाती है. ये रहता भी अपने बहन के साथ ही है. एक नंबर का ढीला कैरेक्टर है सर इसका. हर रोज किसी ना किसी से तो मार खाता है. जानबूझ के हाथ लगाता है, बोलता है गलती से हो गया. कह रहा हूं ना बहन, गलती से हो गया, जानबूझ के नहीं किया. मार क्यों रहे आप मेरे को? तुझ जैसे को मैं अच्छी तरह जानती हूँ. इसको पुलिस में लेके जाओ. अरे नहीं, छोड़ो मेरे को, छोड़ो छोड़ो मेरे को. सर ऐसा लग्न पण झालंय, लेकिन इसकी इन हरकतों को तंग आकर इसकी बीवी भी इसे छोड़कर चली गई. और एक इंपॉर्टेंट बात सर, इसके पास जो शांति नाम की औरत काम करती थी जिसका एक्सीडेंट हुआ था, उस शांति के साथ भी इसका कुछ चक्कर चल रहा था. हफ्ते भर पहले शांति की मौत का केस, जिसे रोड एक्सीडेंट मानकर बंद कर दिया गया था, पुलिस ने उसे फिर से ओपन कर दिया. ये जानने के लिए कि क्या वाकई शांति की मौत एक्सीडेंट में हुई थी या फिर सच्चाई कुछ और ही थी. बंकर परिवार में शांति की जगह अब साक्षी ने ले ली थी. और बंकर परिवार की न्यूज़पेपर में छपी फोटो साक्षी के पास कहां से आई? साक्षी का वर्तमान सवालों से घिरा था. उसके अतीत के बारे में ज्यादा किसी को कुछ मालूम नहीं, और भविष्य में उसके साथ जो होने वाला था वो भी काफी भयावह था. साले, तेरे यार से तूने मेरे को पिटवाया ना. मेरे सामने बड़ी सती सावित्री बन के घूमती रहती है. अब देख तेरे साथ क्या करता हूं. जी ये साक्षी कौन है? यहाँ बेटा, घाबरू नकोस, ये इकडे. डरो मत, हमें तुमसे कुछ पूछताछ करनी है. तुम अरुण बनकर के घर पर काम करती हो ना? तुम जब से वहां पर काम कर रही हो, ये सुजीत साळुंके ने तुम्हारे साथ कोई गलत बात की है? चलो. पता नहीं उस लड़की ने पुलिस से क्या बात कही होगी. उस लड़की ने अगर उनको सब सच बोल दिया तो? उसने पुलिस को कुछ भी बताया होता तो पुलिस तुम्हारे दरवाजे पर आ जाती. तुम टेंशन मत लो. अरे क्या टेंशन मत लो?
मुझे टेंशन नहीं, मुझे गुस्सा आ रहा है, वो भी उस लड़की पे नहीं आप पे। अरे जिच्या बद्दल काय माहिती नाही, काय तिला माझ्या घरात आणून बसवले तुम्ही। वो लड़की जब से इस घर में आई है ना, मुझे डर सा लगा रहता है, और ये सब आपकी वजह से हो रहा है। अरे क्या जरूरत थी उसको पुलिस के साथ बात करने की? अजीब बात कर रही हो तुम। अरे पुलिस वाले अगर उस लड़की को कहेंगे कि मुझे तुझसे बात करनी है तो क्या बोलेगी? मना कर देगी, मुझे नहीं करना है। तुम टेंशन क्यों ले रही हो तुम? अरे क्या टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। अरे दिमाग दिया है ना, थोड़ा सोचो, उसने अगर पुलिस को सब सच सच बोल दिया ना तो हमारी कितनी बदनामी होगी। तुम शांत हो जाओ, देखो मैं 1 महीने का बस आप कुछ मत करो, जो कुछ करना है ना मैं करती हूँ। हाँ चुप बैठा, कटी कटकट डोक्याला करून ठेवले माझ्या नुसतं या घरात। सर, बनकर फैमिली के नई मेड के मुताबिक वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ अच्छा है। हो सकता है नहीं है, इसलिए उसका प्रॉब्लम से सामना ना हुआ। यादव, हमने शांति के केस में एक ज़रूरी लिंक मिस किया है। आजकल तो हर एक के पास मोबाइल रहता है, लेकिन शांति के एक्सीडेंट स्पॉट पे हमें सिर्फ उसकी पर्स मिली है। लेकिन कोई बात नहीं, ये सुजीत है, उसका मोबाइल लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड्स दोनों निकलवाओ। अगर उसका और शांति का अफेयर था तो दोनों की बात भी ज़रूर होती होगी। और हाँ, ये चेक करो, शांति के एक्सीडेंट के वक्त सुजीत के मोबाइल की लोकेशन क्या थी। अगर लोकेशन मैच की तो इसका मतलब ये एक्सीडेंट नहीं था। और शांति की मौत के 2 महीने पहले तक के हर मैसेज के डिटेल्स निकालो। ओके सर। सर, शांति के मौत के वक्त सुजीत के मोबाइल का लोकेशन एक्सीडेंट स्पॉट से आसपास ही था, और टेक्स्ट मैसेज के हिसाब से शांति सुजीत को ब्लैकमेल करती थी। शांति की मौत से पहले शांति ने सुजीत को एक मैसेज भेजा था, और उसमें लिखा था कि ये बहुत हो गया तेरा आजकल, अगर शाम तक मुझे पैसे नहीं दिए तो पूरी दुनिया के सामने तुझे नंगा कर दूंगी। जादव, इसका मतलब हमारा शक सही साबित हुआ कि शांति गाड़ी के सामने बैलेंस बिगड़ने की वजह से नहीं, सुजीत के धक्का देने की वजह से गिरी। बोल, शांति को क्यों मारा? शांति तो एक्सीडेंट में मरी थी साहब। जो तूने करवाया था, अभी ये बता, धक्का तूने दिया था कि किसी से दिलवाया था? नहीं साहब, मैंने धक्का नहीं दिया था, मैं उसको क्यों मारूंगा? क्योंकि तेरे उसके साथ संबंध है, इसकी वजह से वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रही थी, और कहीं वो सचमुच दुनिया के सामने तेरा सच न बोल दे, इसलिए तूने उसे मार दिया। आप लोग जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ हुआ ही नहीं। जादव, इसे प्यार से पूछना पचेगा नहीं, थोड़ा भारी हाथ चाहिए, फिर बोलेगा ये। मैं नहीं मारा उसको साहब। सुजीत के चेहरे से झूठ का मुखौटा खींचा तो ये सिलसिला कुछ यूं रंग लाया कि परत दर परत सच खुलता चला गया। शांति की दुर्घटना में हुई मौत कत्ल साबित हुई, लेकिन साक्षी से जुड़े कुछ संदेह और भी गहराते जा रहे थे। आखिर कौन थी साक्षी, कहां से और क्यों आई थी? क्या बंकर परिवार में उसकी मौजूदगी महज एक इत्तेफाक था? पर इत्तेफाक जैसा लग नहीं रहा था। किस इरादे से साक्षी इस घर में रुकी हुई थी? क्या चल रहा था उसके मन में? ऐसे बहुत से सवाल थे सामने, और अचानक इस केस ने एक ऐसा मोड़ लिया कि जो हुआ वो देखकर पुलिस दंग रह गई, और एक हादसे ने उनकी तफ्तीश की दिशा ही बदल दी। अजय हटो। सर, कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। गर्दन पर भी सिंगल निशान है, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा कि जबरदस्ती लटकाई गई हो। तो शायद कुछ चीजें ऐसे अरेंज की हुई लग रही है। आपके घर में जब भैया हादसा हुआ तब आप लोग कहाँ थे? रोहन कॉलेज में था, मैं ऑफिस में था, और सुमन बाजार गई थी। हम तीनों एक साथ वापस आए, देखा तो साक्षी पंखे से लटक रही थी। ये दरवाजा आपने आकर खोला या पहले से खुला हुआ था?
ऐसे ही खुला हुआ था। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सुसाइड के 2 दिन पहले साक्षी के साथ किसी ने तो जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की। अब रेप, कहीं इस रेप की वजह से तो उसने आत्महत्या नहीं की? तूने ही साक्षी का रेप किया था ना? सच बोल। सच बोल रहा हूँ साहब। अगर झूठ बोलना होता तो मर्डर के लिए भी बोलता ना। तू सच नहीं बोलेगा। जादव, इकड़े आ। मुझे लगता है ये सच बोल रहा है। कत्ल कबूल कर लिया है तो फिर रेप के लिए झूठ क्यों बोलेगा? अब हमारे पास 2 लोग बचे हैं जो ये काम कर सकते हैं, अशोक बनकर और उसका बेटा रोहन। क्या? सर मतलब आपका कहना है कि ये गंदा का मिसेस बनकर, प्लीज इंक्वायरी में दखल मत दीजिए। सर हम बहुत शरीफ लोग हैं। मिसेस बनकर, हमने अपने करियर में काफी शरीफ लोग देखे हैं। खैर फिलहाल आप ये बताइए, जो लड़की आपके घर में 24 घंटे रहती है, के साथ आपका पति और बेटा नहीं, और कौन ये काम कर सकता है? सर वो 24 घंटे यहाँ नहीं रहती थी सर। वो सुबह 9 बजे आती थी और 6 बजे निकल जाती थी। सर यहाँ पे नीचे जो मार्केट लगता है ना सर, वहाँ पे रामधारी करके एक सब्जी वाला है, उसके साथ वो रहती थी। अरे सुनो, ये रामधारी का ही ठेला है ना? हाँ सर। कहाँ गया वो आज? पता नहीं साहब, रोज तो आता है। ये रहता कहाँ है? यहीं पीछे 250 चाल है, वहीं रहता है। ये रामधारी कहाँ रहता है? सब उसका नंबर। रामधारी जी, साक्षी हमारा बेटी जैसी थी, हम उसके साथ में ऐसा काय करूंगा? हमको तो पता ही नहीं है सब, कौन उसके साथ में जबरदस्ती किया। और वो सुजीत है ना, वो कर सकता है सर। एक बार साक्षी पे हाथ डाल चुका है, बहुत गंदा नजर है उसका। इतना पैसा कहां से ले आ गई तू? मेम साहब ने दिया। वो बनकर मैडम, अरे दमड़ी को रोए वाली औरत है, इतना पैसा कैसे दे दी तेरे को? बोल ना। वो मेम साहब का भाऊ मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश किया, इधर उधर छुआ मेरे को, तो वो मेरे को ये पैसे देके बोली कि मैं इसके बारे में किसी को नहीं बोलूं। सुमन मैम साहब ने साक्षी को 10,000 रुपए दिए थे अपना मुंह बंद करने के लिए। साहब हम इसके लिए चुप बैठे थे, हैं? अगर शोर मचाएंगे तो लड़की की बदनामी होगी। साक्षी तेरी क्या लगती थी? कैसे जानता था उसे? हमली तो कुछ नहीं लगती थी साहब। वो 6 साल पहले अपने परिवार के साथ में उसके गांव में बस गए थे, वहीं जान पहचान हुई थी। फिर हमारा बीवी गुजर गया तो बम्बई चले आए, बहुत परेशान थी। बता रही थी कि उसकी माँ गुजर गई है, कोई नहीं है उसका दुनिया में देखने वाला, और इसलिए तो उसका माँ बाप बन गया। अब क्या करेगा, हमको उस पर दया आ गई। अकेले थी, अनाथ थी, उसका कोई था नहीं, तो हम अपने पास रख लिए। बोली काम करना है तो काम पे भी लगा दी उसको। अरे सब कुछ सही चल रहा था, हम तो कभी सपने में भी नहीं सोचे थे कि लड़की पंखे से लटक कर अपनी जान दे देगी। वो सुजीत है ना, उसी ने इसकी इज्जत पे हाथ डाला होगा सर। तूने हमसे ये बात क्यों छुपाई कि तूने साक्षी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की? बदनामी के डर से सर। अगर ये बात लोगों को बाहर पता चलती तो क्या मुंह लेके बाहर निकलते हम। और क्या क्या छुपाया है हमसे? सब मैंने कुछ छुपाया नहीं साहब, ये बात भी इसीलिए छुपाई कि आप मुझ पे डाउट करोगे। अबे तुम लोग काफी शरीफ हो, इतने कि एक मजबूर गरीब लड़की के साथ होने वाले अत्याचार को पैसे देकर, धमकी देकर दबाने की कोशिश की। सुजीत का कैरेक्टर पहले से खराब था सर, और मैं नहीं चाहती थी कि ये बात लोगों को बाहर पता चले, इसलिए मैंने उसको वार्न भी किया था कि ऐसी गंदी हरकत वो दोबारा ना करे। और तुम्हें यकीन हो गया कि वो दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेगा? साहब उसके बाद में मैंने ऐसा कुछ सोचा भी नहीं साहब, ताई ने मेरे को वार्निंग दी थी। सच बोल रहा हूँ साहब, ये मर्डर और रेप से मेरा कोई लेना देना नहीं है। क्या लगता है जादव, सुजीत ने रेप किया है? सर मुझे नहीं लगता, वैसे भी मर्डर केस में 10-12 साल के लिए वो अंदर जा ही रहा है, तो ये रेप केस क्यों छुपाएगा? सर मुझे लगता है हमें डीएनए टेस्ट करवा लेना चाहिए। नहीं जादव, डीएनए टेस्ट के लिए टाइम लगेगा, और हम सिर्फ उसके भरोसे नहीं रह सकते। और वैसे भी रेप लड़की के मर्डर के 2 दिन पहले हुआ है, तो डीएनए होना पॉसिबल नहीं होगा।
एक काम करो, ये बनकर की बिल्डिंग का सीसीटीवी फुटेज मंगवाओ। देखते हैं ये सुजीत और सुमन कितना सच बोल रहे हैं। ओके सर। सर, साक्षी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत दोपहर को 3 बजे से 5 बजे के बीच में हुई। उस दिन के सारे सीसीटीवी फुटेज मैंने आगे के और पीछे के मार्क किए। जरा 11:30 के आसपास लाना एंट्रेंस का कैमरा। ये देखिए सर, 11:30 बजे रोहन कॉलेज के लिए निकल रहा है। 3:30 बजे का गेट का फुटेज दिखाओ। ये देखिए सर, 3:30 बजे अशोक और सुमन बिल्डिंग से बाहर निकले, अपने गाड़ी में बैठे और गाड़ी गेट से बाहर निकल गई। मैंने वेरीफाई किया कि 4:30 बजे तक अशोक ऑफिस में ही था। ऑफिस से आते वक्त उसने सुमन को मार्केट से और रोहन को कॉलेज से पिकअप किया होगा। जरा गेट का फुटेज दिखाओ 5:30 बजे का। ये देखिए सर, 5:30 बजे गाड़ी गेट से अंदर आई और ये तीनों बिल्डिंग के अंदर जा रहे हैं। अरे एंट्रेंस वाला फुटेज रिवाइंड करो। प्ले करो। पॉज। गेट वाला कैमरा, ऑफिस एंट्रेंस वाला कैमरा थोड़ा रिवाइंड करके दिखा। पॉज। तो ये देखो, ये लड़की 4:25 पे अंदर गई है, 4:35 पे बाहर निकली है और चेहरा भी दुपट्टे से ढका हुआ है। ये कोई पहचान ना ले, इसलिए साक्षी की मौत के साथ इसका कोई कनेक्शन तो नहीं है। यादव, सोसाइटी के रजिस्टर से इसकी डिटेल निकालो। ये रजिस्टर तुझे किस लिए दिया है? बाहर से आने वाले लोगों की एंट्री लेने के लिए ना। तो उस लड़की की एंट्री क्यों नहीं करवाई? जिस वक्त साक्षी की मौत हुई ये लड़की अंदर गई थी। साहब वो सीसीटीवी है ना, यही सर्च करने के लिए। सीसीटीवी लोगों का चेहरा दिखाता है, लोगों के नाम डिटेल लेना तुम्हारा काम है। गलती हुआ साहब, माफ कर दो। ये सीसीटीवी फुटेज में जो लड़की दिख रही है, आप जानते हैं ये लड़की कौन है? नहीं सर, हम में से कोई नहीं जानता इसे। चेहरा तो समझ ही में नहीं आ रहा है, पता कैसे चलेगा कौन है? मुंबई आने से पहले तुम साक्षी के गांव में रहते थे ना? हाँ। कौन सा गाँव? कानेरी नाम का गांव है, कोल्हापुर में पड़ता है। कोल्हापुर? सुमन, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? तुम अपने बेटे और पति पर शक कर रही हो? ऐसी बात नहीं है, मैं सिर्फ इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छे से याद है मैंने दरवाजा बंद किया था और जब आई तो दरवाजा खुला था। अच्छा, अपने घर की चाबी हम तीनों के अलावा और किसी के पास नहीं होती, इसलिए। देखो सुमन, तुम चाहो तो चेक करवा लो, मैं ऑफिस में ही था दिन भर। और आई, तुम कॉलेज में मेरी प्रेजेंस भी चेक कर लो, मैंने हर एक लेक्चर अटेंड किया है। सुमन, ऐसा तो नहीं कि ये दरवाजा तुमसे भूल से खुला रह गया? अब काई क्या बोलते हैं तुम्ही? अच्छा, ठीक है। देखो, ऐसी स्थिति में हमें एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। और रहा सवाल दोषी को ढूंढने का, तो वो पुलिस कर रही है, पुलिस ढूंढ लेगी उसे। आओ ताई, आयता। हाँ बोलो। 2 महीने पहले यहाँ एक साक्षी नाम की लड़की अपने आई के साथ रहती थी। हो, उसका घर कहाँ है? ते पुढे वळण ना, तिथून उजवीकडे जावा। ये घर कब से बंद है? 2 महीने हो गए साहब। कौन कौन रहता है इस घर में? साक्षी, उसकी विधवा माँ और बड़ी बहन। साक्षी को बड़ी बहन भी है? हाँ। क्या नाम है उसका? अर्पिता। 3 महीने पहले ये माँ बेटी कहीं पे चले गए। गांव में अफवाह थी कि ये कहीं पे काम ढूंढ रही हैं। सबको लगा कि इनको काम मिल गया, वो चले गए। साक्षी अकेली नहीं है, उसकी एक बड़ी बहन भी है जो उसके साथ ही मुंबई आई थी। और ये तुझे पता था? तुमने हमसे झूठ क्यों बोला? सब सच बोल रहे हैं, उसकी बड़ी बहन के बारे में हमको कुछ नहीं पता साहब। मालूम होने की क्या जरूरत है? उसके गांव में रहता था ना, तूने कभी अर्पिता को आते जाते नहीं देखा? सब गांव में हमारा घर बहुत दूर दूर था। साक्षी छोटी थी तो बच्चों के साथ खेलते खेलते हमारे पास आ जाती थी। उसकी बड़ी बहन को कभी देखा नहीं। उसने तुझे अपनी माँ के बारे में बताया था, तो अपनी बहन के बारे में तुझे झूठ क्यों बोलेगी? यही तो हमको नहीं मालूम है साहब कि साक्षी ने हमसे झूठ काहे बोला, अपनी बड़ी बहन के बारे में हमको काहे नहीं बताया। पर हम सच बोल रहे हैं साहब, हमको नहीं मालूम कि उसको कोई बड़ी बहन भी थी।
जैन सर। सर ये इस गांव के सरपंच है। नमस्कार। और ये साक्षी का घर जो पिछले 2 महीने से बंद पड़ा है। तोड़ दो ताला। तीनों को फोटो मिलता है कि नहीं? ठीक है। सरपंच जी, आपके गांव में कोई है तो कुएं में उतर सकता हो? हाँ, बुलेट हो। सरपंच जी, क्या लगता है किसकी बॉडी होगी? कुछ पहचान में आ रही है? हालत बहुत बिगड़ी हुई है साहब, पर लगता है साक्षी की माँ है। मुंबई साहब, ये साक्षी के पास में एक फोटो मिला था। ये फोटो कहाँ से है तेरे पास? उधर ही घर पे पड़ी मिली मेरे को। ये तो बनकर फैमिली की फोटो है और डेट 3 महीने पुरानी है। मतलब साक्षी जब मुंबई आई थी तो उसके पहले ये फोटो अखबार में छप चुकी थी। क्या तुम्हें कुछ बताया था इस फोटो के बारे में? नहीं साहब, खुद तो नहीं बताई। हम जब पूछे हैं कि फोटो कहाँ से मिला है तो बताया उसने कि बंकर साहब के घर से मिली थी। ठीक है, तुम जा सकते हो। जी सर। सर, कोल्हापुर से साक्षी की मां की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। उनकी मौत तो 2 महीने पहले हुई है। बॉडी 2 महीने से पानी में पड़ी थी, इसलिए मौत का ठीक टाइम बता नहीं सकते। शायद उनकी मौत निमोनिया की वजह से हुई हो। यादव, ये जो पेपर कटिंग है वो 3 महीने पुराना है और वो 2 महीने पहले मुंबई आई थी। इसका मतलब वो किसी प्लानिंग के तहत बनकर फैमिली में घुसी थी। उसका कोई ना कोई मोटिव था उस घर में घुसने का। सर पता नहीं ये पेपर उसके पास कहाँ से आया। वैसे साक्षी के साथ हमारा कोई भी रिश्ता नहीं था, ना दूर का ना पास का। मिस्टर अशोक बनकर अभी कहाँ मिलेंगे? सर घर पे ही थे वो। मैंने उन्हें बताया भी कि आप लोग आ रहे हो, लेकिन कुछ काम है बोल के बाहर निकल गए, कुछ बता के भी नहीं गए। यादव, अशोक बनकर को फोन लगाओ। सर, फोन स्विच ऑफ आ रहा है। इस अशोक का इन सारे हादसों के साथ जरूर कुछ ना कुछ वास्ता है। यादव, अशोक के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ और उसका एक फोटो कोल्हापुर पुलिस स्टेशन भी भेज दो और उनसे कहो कि पता करो इस अशोक और साक्षी का एक दूसरे के साथ क्या कनेक्शन है। ओके सर, बनकर के बिल्डिंग से जो सीसीटीवी फुटेज मिला है उसमें जो लड़की दिखाई दे रही है, कहीं वो अर्पिता तो नहीं? हम मान भी रहे कि वो अर्पिता है, लेकिन वो अपनी छोटी बहन को क्यों मारेगी? साक्षी सिर्फ मरी नहीं है बल्कि उसके साथ रेप हुआ है। तो वो किसने किया है? मर्डर स्पॉट पर लास्ट अर्पिता थी। अगर ये अर्पिता हमारे हाथ लग जाए, काफ़ी सारे सवालों के जवाब मिल सकते हैं। सर, अगर ये किसी के प्लानिंग का हिस्सा है तो शायद अर्पिता के साथ भी अब तक कुछ हुआ होगा। सीसीटीवी फुटेज में दिखने वाली लड़की आखिर कौन थी? उसने अपना मुंह क्यों ढका हुआ था? और अगर वो अर्पिता थी तो वो कहाँ थी और किस हाल में थी? क्या वो जिंदा भी थी या फिर अपनी माँ और बहन की तरह मर चुकी थी? अशोक अचानक क्यों लापता था? कहाँ था वो? साक्षी और उसकी माँ को किसने मारा था और मारने के पीछे मकसद क्या था? सवालों की झड़ी थी और रहस्य की परतें गहराती जा रही थी। सर, बनकर फैमिली के लैंडलाइन कॉल रिकॉर्ड्स में एक नंबर ऐसा मिला है जिस पर दोपहर को 2 से 4 के बीच में अक्सर बातें हुआ करती थी। लेकिन जब से साक्षी की मौत हुई है, ना ही इस नंबर से फोन आया है और ना ही इस नंबर पर फोन किया गया है। ये नंबर कॉल ट्रेसिंग पर डाल दो, पता करो ये नंबर किसका है। ओके सर। हम गए लास्ट में, बैठ गाड़ी में। मैं क्या चलो। बिना किसी रोना धोना और नाटक के साफ साफ बताओ, साक्षी को क्यों मारा? कौन साक्षी साहब? तुम्हारी छोटी बहन। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना। हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है, इसमें ये साफ साफ दिख रहा है
इस वक्त साक्षी की मौत हो गई, उस वक्त तुम उसी बिल्डिंग में थी। साहब मैं सच बोल रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। हेलो, क्या? ठीक। बाजू आ रहे। चलो विजय, चलो बेटी। सर लगता है इसने खुदकुशी की है। नहीं, मरा नहीं अभी तक, नर्व चल रही है इसकी। इसे फटाफट वैन में डालो, इसका जिंदा रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये लेटर तुम्हारे हाथ से गिरा था, जिसमें लिखा है कि तुमसे कोई बहुत बड़ी गलती हुई है, इसके बाद तुम जिंदा नहीं रहना चाहते। तो ऐसी क्या गलती हो गई कि तुमने आत्महत्या करने की सोची? मैं तुझे सड़क पे से उठा के लाया और तू हमारे खिलाफ पुलिस में बयान देती है? अरे तेरे जैसे लोग तो घर में रखने लायक नहीं है। पता नहीं किसका पाप है। क्या देख रही है? आंखें निकाल लूंगा तेरी, समझी? थोबड़ा तोड़ दूंगा। और क्या कर सकते हो, बोलो, और क्या कर सकते हो? चुप, चली जाए यहाँ से, वरना नंगा करके मारूंगा। तो करो, करो ना नंगा। तू ये मत सोचना कि मैं ये कर नहीं सकता। चली जा, मैं कहता हूँ। नहीं कर सकते, क्योंकि आप नहीं कर सकता। अभी तेरी औकात तुझे दिखाता हूँ। चल चल। ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर दिया आपने? इसके बदले में मैं तेरे को ढेर सारे पैसे दूंगा। ले। आपने अपनी बेटी के साथ। बकवास बंद कर। तू मेरी बेटी कैसे हो सकती है? मैं आप ही की बेटी हूँ, और अर्पिता ताई भी। कानेरी गांव कोल्हापुर से आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ आए। सोचा मौका मिलते ही आपको बताएंगे कि मैं आपकी मैं आप दोनों की बेटी हूँ। बहुत बड़ी गलती हो गई साहब मुझसे। मैंने अपनी लड़की का क्यों बचा लिया मुझे आप लोगों ने? मुंबई पुलिस ने फोटो भेजा है आपको देखने के लिए। देखो, आप पहचानते हैं इसे? ये कौन है? साहब ये तो अशोक है, साक्षी और अर्पिता का बाप। ये जिंदा है दीदी? मुझे बस इतना पता है कि 10 साल पहले बाबा मुंबई नौकरी ढूंढने आए थे और फिर वो गांव वापस कभी नहीं आए। 2 साल के बाद उनके मौत की खबर आई साहब। आई ने बड़ी मेहनत मजदूरी करके हम दोनों को पाला साहब। जिस दिन मजदूरी नहीं मिलती थी ना साहब, हम भूखे ही सो जाते थे। 2 महीने पहले आई भी निमोनिया से मर गई साहब। आई हमारे पास अंतिम संस्कार के भी पैसे नहीं थे। हमने सोचा हम मुंबई आके नौकरी ढूंढेंगे साहब। पैसे कमा के मुंबई ने मेरी साक्षी को भी मुझसे छीन लिया साहब। मैंने उसे बहुत ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिली। और फिर एक दिन मेरे गांव वाला मुझे मिला। उसने मुझे बाबा के घर का पता और उनके घर का नंबर दिया साहब। वो नंबर पे मैंने फोन किया साहब। अर्पिता ताई, तुम बाबा के घर क्या कर रही है? मैं बाबा के घर पे ही हूँ, यहाँ पे काम कर रही हूँ। बाबा को सब सच बताना है ताई। मैंने उससे कहा कि हम सही समय आने पे बाबा को सब सच सच बता देंगे साहब। मुझे समझ नहीं आया साहब, मैं क्या करूं? अशोक बंकर को अपनी ही बेटी के बलात्कार के लिए और सुजीत सालुंखे को शांति के कत्ल के लिए गिरफ्तार किया गया। दोनों इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में हैं।
भाभी माँ माँ क्या है? हाँ अरे कविता, इतनी सुबह सुबह क्या बात है बच्चा? मम्मी जी या रवीश आपको चाबी देकर गए हैं? नहीं तो, मुझे किसी ने नहीं दी। अरे गए होंगे यहीं कहीं, रवीश को फोन कर दे। आंटी मैंने फोन लगाया उन्हें, फोन स्विच ऑफ जा रहा है। सब ना मंदिर गए होंगे। लेकिन रवीश तो दोपहर से पहले उठता ही नहीं है, तो मंदिर कैसे जाएगा? अब तू चल अंदर चल, चाय पी ले, तब तक आ जाएंगे। आजा। नहीं आंटी जी, मुझे पास ही में छोटे मोटे काम है, तब तक मैं वो कर लेती हूँ और जब तक सब आ भी जाएंगे। थैंक यू। ठीक। और भैया कितना टाइम लगेगा? बस हो गया मैम, अभी हो गया। मैडम जब तक आप ये रजिस्टर ले लो, इसमें आपका नाम और नंबर लिख Thank you. दीजिए। पुलिस वाले पूछते हैं हम लोगों को। थैंक यू भैया। जी मैम। रवीश एक अंधेरी और शांत रात में मुंबई के चारकोप इलाके में स्थित वृंदावन सोसाइटी के लोग जब अपने अपने घरों में गहरी नींद में सो रहे थे, तब उन्हीं के बीच रहने वाले चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी गई। इस परिवार का एक ही सदस्य जीवित बचा था और वो थी इस परिवार की बहू कविता, जो उस रात घर पर नहीं थी जब यह घटना घटी। कविता का उस रात घर पर ना होना ये उसकी किस्मत थी, एक संजोग था, या फिर एक सोची समझी साजिश का हिस्सा। सर, ये विक्टिम्स की बहू कविता। सर, फोर्स एंट्री का कोई साइन नहीं दिखता। मर्डर वेपन भी गायब है। इनके पास की नहीं थी, इसलिए की मेकर को बुलवाकर लॉक खुलवाया था। वैसे सर, अंदर जैसे सामान बिखरा हुआ है, लगता है मामला लूट का है। इनका भी कहना है कि सेफ में कुछ ज्वेलरी और कैश थे जो अब नहीं है। कविता और बाकी विक्टिम्स की कॉल रिकॉर्ड से करवाओ। कौन कहाँ था, किसने किससे क्या बात की, सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर घर का कुछ सामान मिसिंग है तो उसकी लिस्ट बनाओ, और अगर ज्वेलरी की फोटोग्राफ्स मिलते हैं तो उनके प्रिंट्स निकलवा के सारे मार्केट में सर्कुलेट करवाओ। इन केस कोई उन्हें बेचने की कोशिश करता है तो हमें पता चल जाए। यस। तुम कह रहे थे कि कविता सुबह घर पे आई है, तो रात भर कहाँ थी? सर, वो बताने से मना कर रही है। अरे कविता, संभाल अपने आप को। कविता, कविता, अरे संभालो। देखिए, अगर आप चाहती हैं कि जिन लोगों ने भी आपके परिवार के साथ ये सब किया है उन्हें सजा मिले, तो आपको हमारे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। कल रात आप घर से कितनी बजे निकली थी? 9:30 बजे, डिनर के बाद। ज़्यादा कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मम्मी जी, आज मेरे फ्रेंड का संगीत है, तो मैं सुबह आऊंगी। जाओ बेटा। अरे सुन तो, कितनी प्यारी दिख रही है, नजर तो उतार लूं? अरे अब नज़र उतार के क्या होगा मम्मी, मेरी नज़र तो पहले उस पर पड़ चुकी है। तू चुप कर।
कुछ भी बोलता रहता है। जा बेटा तू, अपना ख्याल रखना। बाय। सब कुछ रोज की तरह था। आपने बताया कि आज सुबह आप 8:15 पे घर आई। रात भर कहाँ थी आप? मैं आपको नहीं बता सकती। देखिए, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है, कोई क्विज शो नहीं है कि आप क्वेश्चन पास कर सकती हैं ऐसे। हमने पूछा है इसलिए आपको बताना पड़ेगा कि कल रात आप कहाँ थी। सर मैंने आपसे कहा ना, मैं जानती हूँ, मगर मैं आपको नहीं बता सकती। आई एम सॉरी। कविता ने बताया कि उनके घर की चाबी आप लोगों के पास रहती थी। सालों पहले सर। अब कविता और रविश की शादी हो गई तो रविश ने चाबियाँ वापस ली। कविता को जरूरत पड़ती है इसके लिए। कविता ने हमें बताया कि आप रविश से शादी करना चाहती थी। अगर आपको सच जानना है तो सामने वाले आहूजा से पूछिए, मुझसे ज्यादा वो बताएंगे मेरी फैमिली के बारे में। सर, रविश और मैं बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। कविता ने आपको मेरे और रविश के बारे में सब कुछ बताया, पर अपने बारे में नहीं बताया कि वो मसाज पार्लर में काम करती थी। तो आंटी जी को ये बात पसंद नहीं थी। उन्होंने मुझसे एक बार कहा भी था कि उन्हें लगता है कि कविता ने रविश को फंसा के शादी की है। आपको क्या लगता है? मुझे क्या लगेगा, वो तो रात को देर से आती थी और कभी कभी तो नहीं भी आती थी। पर एक बात मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि वो जैसी दिखती है वैसी है नहीं। सामने के फ्लैट में इतना कुछ हो गया और आप लोगों को पता ही नहीं चला, किसी ने कुछ देखा नहीं, कुछ सुना नहीं। सुनने में थोड़ी अजीब सी बात जरूर लगती है ना? हमें जल्दी सोने की आदत है। कल रात 10 बजे के करीब में जब सोने गई तो उनके घर से टीवी चलने की आवाज़ आ रही थी। उसके बाद मेरी आँख लग गई और उसके बाद क्या हुआ कुछ पता नहीं चला सर। अनु की माँ ने रात 10 बजे उनके घर से आती टीवी की आवाजें सुनी थी, लेकिन कविता को सुबह टीवी ऑन नहीं मिला। इसका मतलब वो लोग रात 10 बजे तक तो जिंदा थे, यानी जो कुछ भी हुआ रात 10 से सुबह 8:30 बजे के बीच में हुआ है। अनु और उसकी माँ तो जल्दी सो जाते हैं, लेकिन किसी ने कुछ ना कुछ तो सुना होगा। बाकी लोगों से बात करके देखो। यस। इस सोसाइटी में 4 बिल्डिंग है और तुम वॉचमैन अकेले ही हो? जी साहब, बाहर का आदमी बिल्डिंग में आया भी नहीं, इस बात की मैं गारंटी देता साहब। ये रजिस्टर देखिए। कोई खून करने आएगा तो रजिस्टर में एंट्री करके आएगा। साहब मैं सच कहता हूँ, बाहर का आदमी कोई आया नहीं। रात को गेट पे ताला लगा के मैं पूरी बिल्डिंग में घूमता हूँ। कल रात जब कविता यहाँ से गई थी तो क्या तुमने उसे देखा था? हाँ साहब देखा था, ये कि 9:30 बजे थे, वो तैयार होकर जा रही थी, शायद कोई पार्टी में। सर ये तो एक ना एक दिन होना ही। मतलब ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? आप देखिए ना सर, कंपाउंड की वॉल इतनी नीचे है, सीसीटीवी तो रहने दीजिए, 4 बिल्डिंग का सिर्फ एक वॉचमैन है और वो भी पूरा दिन रेडियो सुनते रहता है। और सर इन लोग की भी गलती है, पूरा दिन दरवाजा खुला, बोले तो झगड़े, लोग आ रहे जा रहे, कितना रिस्की एनवायरनमेंट है। यस सर। ये औरत का कत्ल हुआ है और इसकी ज्वेलरी भी गायब है। अगर कोई भी ये ज्वेलरी बेचने आता है तो मुझे तुरंत फोन करना। जी ठीक। पीछे मेरा नंबर है। थैंक यू सर। कविता के कॉल रिकॉर्ड्स थोड़ी देर में आ जाएंगे, जिसे पता चल जाएगा कि वो कल रात को कहाँ थी। और कुछ? सर रविश पिछले 3 महीनों से बेरोजगार था। उसके पहले सेकंड हैंड कार के शोरूम में एज ए सेल्समैन काम करता था। अलग अलग थानों में 2 एनसीज भी दर्ज हुई थी उसके नाम पर, एक मारपीट की और दूसरे प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की। थोड़ा टेढ़ा किस्म का लड़का था सर। और कविता? कविता बचपन से अनाथ थी सर, इसलिए उसके बैकग्राउंड के बारे में कुछ पता नहीं चला। लेकिन जो लोग उसको जानते थे उसका कहना है कि काफी अच्छी लड़की है, पोलाइट है, लेकिन ज्यादा किसी से घुलती मिलती नहीं है। वो बैंड्रा के सलून में काम करती थी, वहीं उसकी मुलाकात रविश से हुई और दोनों ने शादी कर ली थी। उसके बाद कविता ने जॉब छोड़ दी थी। इसका मतलब कविता के ना तो दोस्त है ना रिश्तेदार। ढूंढने पड़ेंगे वो लोग जो कविता के बारे में इंफॉर्मेशन दे सके। बहुत अच्छी थी सर वो, प्रोफेशनली और नेचर वाइज भी। जब वो यहाँ पे जॉब के लिए आई थी तब उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन वो कुछ ही दिनों में सब कुछ सीख लिया और इतनी पॉपुलर हो गई थी कि कस्टमर्स सिर्फ उससे ही मसाज थेरेपी करवाना चाहते थे। मेल या फीमेल? दोनों, लेकिन सिर्फ मसाज के लिए। यहाँ पे वैसा कोई गंदा काम नहीं होता है जिसके लिए मसाज पार्लर बदनाम है। आप चाहिए तो आसपास पता करवा सकते हो। अगर वो इतनी अच्छी थी और इतनी डिमांड में थी तो उसने जॉब क्यों छोड़ा? अपने पति के लिए। उसका पति चाहता था कि वो एक हाउसवाइफ बने रहे और वो अपने पति से बहुत प्यार करती थी, उसके लिए कुछ भी कर सकती थी वो। थैंक यू सर। जिस सवाल का जवाब देने से कविता ने इनकार कर दिया था उसका जवाब मिल गया सर। कविता कल रात को घर से निकलकर पहले बैंड्रा के पाली रोड गई थी, फिर वहां से वो कोनाक हॉस्पिटल, जहां वो पूरी रात रही थी।
तो हॉस्पिटल में होने की बात ना बताने का क्या मतलब हो सकता है? हाँ डॉक्टर साहब बोलिए। तीनों के मौत का वक्त एक ही है, तकरीबन 12:30 बजे। इसके अलावा तीनों की बॉडी में हमें नशे की दवा के ट्रेस मिले हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मारने से पहले उनके खाने में नशे की दवा मिलाई गई? हाँ, शायद दूध या दूध से बनी किसी और चीज में मिक्स करके। थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन। हमें घर में फोर्स एंट्री के कोई निशान नहीं मिले हैं। यानी ये शर्मा इस कातिल को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। उन्होंने खुद कातिल के लिए दरवाजा खोला। कातिल ने उन्हें खाने या पीने के लिए कोई चीज दी जिसे खा के वो लोग बेहोश हो गए और फिर कातिल ने उन्हें मार दिया। उसने सेफ से जेवर और नकदी निकाले, दरवाजा बाहर से खींच के लॉक किया और चला गया। ये जो कोई भी था काफी फेमिलियर था इस फैमिली से। सर ये भी तो हो सकता है कि कातिल कविता ही हो। खाने पीने की चीज़ में उसने नशे की दवा मिला दी हो, फिर अपने प्लान को सेट करने के लिए घर से निकलकर कोनाल हॉस्पिटल पहुंच गई हो अपने किसी दोस्त से मिलने। फिर हो सकता है कि सर वापस घर आकर उसने अपनी ही चाबी से दरवाज़ा खोला और अंदर गई और पहले से ही बेहोश हो चुकी फैमिली का कत्ल करके वापस हॉस्पिटल आ गई। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये बात साबित करने के लिए हमें ठोस सबूतों की जरूरत पड़ेगी। एक काम करो, सावंत को फोन लगाओ और उससे कहो कि मौका वारदात पे जाके किचन के सारे बर्तन जब्त करे और उन्हें फॉरेंसिक लैब भेजे। अगर कातिल ने खाने में नशे की दवा मिलाई थी तो बर्तनों पे उसकी उंगलियों के निशान मिल सकते हैं। ये कविता पूरी रात कोनाक हॉस्पिटल में थी ना कल? पता करना पड़ेगा कि वहां क्या कर रही थी। लेकिन कल की विजिटर लिस्ट में किसी कविता का नाम नहीं और ना ही कोई ऐसा है जिसका सरनेम शर्मा हो। ऐसा कैसे हो सकता है? हम इनकी बात कर रहे हैं। लेकिन ये तो मिसेस तांबले है, मिस्टर श्रीधर तांबले की वाइफ, जो कि हमारे यहाँ प्राइवेट वार्ड में एडमिट है। What? कविता मेरी पत्नी नहीं है, सिर्फ दोस्त है। रात को यहाँ फैमिली मेंबर्स के अलावा किसी को भी पेशेंट को मिलने की परमिशन नहीं है और उसका मुझसे मिलना ज़रूरी था इसलिए। लेकिन उस रात वो उसी के जॉब के बारे में बात करने मेरे पास आई थी। क्यों? मेरे लोगों से रिलेशन अच्छे हैं और उसके पति का बैकग्राउंड कुछ अच्छा नहीं था, इसके लिए वो चाहती थी कि मैं किसी से बात करके उसे जॉब दिलवा दूं। सर हॉस्पिटल और कविता के एरिया के सभी केमिस्ट से पता किया। जो नशीली दवा विक्टिम के बॉडी में मिली थी वो उसने नहीं खरीदी थी। और एक अजीब बात सर, जो बर्तन हमने कविता के घर से जब्त करके लैब में भेजे थे उनमें से भी नशीली दवाई का कोई ट्रेस नहीं मिला सर। हो सकता है कि सबूत मिटाने के पर्पज से कातिल वो बर्तन भी अपने साथ ले गया, बिल्कुल मर्डर वेपन की तरह जो हमको अब तक नहीं मिला। एक काम करो, इस तांबले के बारे में हमें और पता लगाना होगा। झूठी सही, लेकिन कविता जैसी लड़की का खुद को उसकी पत्नी बताकर उससे मिलने जाना कुछ अजम नहीं होता है। एक काम करो, इस तांबले के परिवार वालों से बात करो, पता लगाओ कि क्या वो भी कविता को जानते हैं और अगर जानते हैं तो कैसे और कितना। यस सर। नमस्ते बेटे। नमस्ते गोयल साहब। बेटा आपसे कुछ बात करनी थी। जी आइए ना, बैठिए। जी आइए। देखो बेटे, तुम बेटी जैसी हो मेरी, इसलिए आई केयर फॉर यू। समझ सकता हूँ कि कितना मुश्किल टाइम है इस वक्त तुम पर, लेकिन जो कुछ भी हुआ इस घर में उसमें तुम कहाँ खुश रह पाओगी? वो सब याद आता होगा ना रोज। बेटे बेच डालो इस घर को। हाँ, क्योंकि जब तक यहाँ रहोगी ना वही सारी चीज तुम्हें परेशान करेगी और मैं तुम्हें बेस्ट प्राइस दिलाऊंगा, एकदम बेस्ट प्राइस, है ना? डबल प्राइस मिले। हाँ। ये घर बहुत कीमती है, आप मुझे उतनी कीमत नहीं दिलवा पाएंगे। इस घर में मैं पहली बार दुल्हन बनकर आई थी। मेरे सास ससुर ने एक एक पैसा बचाकर इस घर को बनाया था। सॉरी गोयल साहब, ये घर बिकाऊ नहीं है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या? नमस्ते। जी साली धंधे वाली है, भाव तोल तो करेगी ना, मान जाएगी, मान जाएगी, मैं संभाल लूंगा, हो जाएगा, हो जाएगा। सर
तामले की फैमिली ने उसके रंगीन मिजाज के चलते काफ़ी पहले से उससे सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं। उनका कहना है कि उसके कई औरतों से रिश्ते थे। तामले को हॉस्पिटल में मिलने जाने से पहले कविता इसी बैंड्रा वाले घर में आई थी। वहीं से उसे पता चला कि तामले हॉस्पिटल में है, तो कविता सीधा वहीं से हॉस्पिटल चली गई। ओह, यानी जिन औरतों से तामले के रिश्ते थे उनमें से कविता भी एक हो सकती है। तभी वो हमें नहीं बताना चाह रही थी कि घटना की रात वो कहाँ थी। कविता, हम लोग चलते हैं, अपना ख्याल रखना। सर बिना कोई क्लू या स्ट्रॉन्ग मोटिव के रविश ही बचता है आगे बढ़ने के लिए। सर हो सकता है कि उसी के किसी दुश्मन का ये काम हो। अगर ऐसा है तो उसका कोई करीबी दोस्त जरूर जानता होगा कि ये दुश्मन कौन है। रविश के फ्रेंड्स को जानते हो? जी शक्ल से जानता हूँ कुछ लोगों को, बाकी नाम पता नहीं मालूम साहब। साहब जी, उसके कुछ दोस्त तो गुंडे जैसे दिख रहे थे। उनमें से एक पिछले हफ्ते बाइक पे आया था, बाकी यही गेट पे रुकी थी। साहब फ्रेडी करके एक था, बहुत क्लोज था उसका। यस सर, रविश और मैं काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स थे सर। कॉलेज के टाइम से ही हम काफ़ी क्लोज थे एक दूसरे के सर। पर मुझे अभी यकीन नहीं हो रहा कि रविश मर चुका है। अगर ऐसा था तो अपने बेस्ट फ्रेंड की पत्नी को तसल्ली देने जाने की जरूरत भी महसूस नहीं हुई तुम्हें? सर मेरा भी यही थॉट था स्टार्टिंग में, पर सर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कविता के पास कैसे जाऊं और उसे कैसे कंसोल करूं। क्यों, ऐसा क्या था? अभी तो मिले थे उससे पिछले हफ्ते अकेले। बाकी यही गेट पे रुकी थी, वो शायद रविश का वेट कर रहा था। रविश तो नहीं आया, कविता आई थी, उनके आपस में कुछ बात हुई। बात तो मैंने नहीं सुनी साहब, पर वो दोनों खुश नहीं थे। अकेले? इसका क्या मतलब? सर रविश की तरह कविता भी मेरी अच्छी फ्रेंड है और उसने मुझे खुद कॉल किया था। और सर ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उससे छिपके मिला था सर, मैं उसे बिल्डिंग के सामने मिला था। सर वो क्या है कि रविश के बारे में कविता से कुछ बात करनी थी। क्या बात करनी थी? सर रविश अपनी लाइफ में बिल्कुल सीरियस नहीं था और सर वो कोई जॉब भी नहीं कर रहा था। तो सर कविता इन सब बातों को लेकर काफी परेशान रहती थी। तो सर कविता ने मुझसे खुद कहा था कि इन सब बातों को लेकर रविश से मैं एक बार बात करूं। कल रात कहाँ थे तुम? सर कल रात मैं अपने घर पे था। आप चाहे तो मेरी बीवी से पूछ ले। घर पे था ही? हाँ सर। तू तो विधवा हो गई शन्नो। तुम चले जाओ, यहाँ मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। यहाँ शरीफ लोग रहते हैं। तो तू इन शरीफों के बीच में क्या कर रही है? हाँ? नीचे आ, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है, समझी? चल नीचे आ। हेलो, क्या सलाम साहब। क्या हुआ था? सर एक अजनबी आदमी कविता जी से यहाँ पे बात कर रहा था। चल चले, पकड़ इसको, पकड़ इसको, पकड़। कैसा दिखता था वो? सर वो हट्टा कट्टा था, उसके आगे के बाल कम थे, मूछ थी। स्केच आर्टिस्ट को बुलाओ और उसका स्केच बनवाओ। यस सर। हाँ बोल, हाँ बोल, बोल। हाँ? मैंने बहुत बड़ी गलती करी, मुझे ऐसे भागना नहीं चाहिए है ना? बल्कि तुझे मार के भागना चाहिए था। हाँ? बोल, मारेगी मुझे, मारेगी मुझे। आइंदा से मेरे बारे में गलत सोचना मत। ये रहा स्केच। सर खबरियों ने वो अड्डा यहीं के एड्रेस पर बताया था। चारों तरफ नजर रखना, चौकन्ने रहना सब। सर कविता यहाँ भी नहीं।
ए, चल छोड़ वो यहाँ पे चल। वो आदमी सर, उसे मैं अंकल कहती थी। अनाथ आश्रम से निकलने के बाद उसी के साथ रहती थी। धंधा करवाता था सर जबरदस्ती मुझसे, इसीलिए मैं 18 साल की उम्र में उसके यहाँ से भाग गई। अपना नाम, अपनी पहचान सब बदल दी मैंने। बहुत मुश्किलें झेली मैंने। फिर काम की तलाश में बैंड्रा के एक सैलून में जा पहुंची। कविता, ध्यान से देखना, मैं जो स्टेप बता रही हूँ। जिंदगी जैसे थोड़ा पटरी पे आ गई हूँ और उसी वक्त रवि से मुलाकात हुई मेरी। हम दोनों ने शादी कर ली। तामले कब मिला तुम्हें? शादी के पहले या शादी के बाद? शादी से पहले। रवीश अपनी जॉब को लेकर बहुत डेस्परेट थे, जो कि उन्हें मिल नहीं रही थी। इसीलिए इतने सालों बाद मैं तामले से मिली। तामले साहब, अगर आप रवीश की कोई जॉब लगवा देते हो, बड़ी मेहरबानी होती है आपकी। ठीक है, मैं अपने पहचान वाले से बात करूंगा। थैंक यू सो मच। आप आराम करिए, मैं इधर ही बैठी हूँ। हाँ, मुझे लगा कि शायद वो रवीश को कोई काम दिला दे। तो इसमें छुपाने वाली कौन सी बात थी? अंकल जिन लोगों को मेरा खिराक बनाकर लाया करते थे, उन्हीं में से एक था तामले। बस इसीलिए मैंने आप लोगों को नहीं बताया। हम सबके जीवन में ऐसी कुछ सच्चाइयां होती हैं जिन्हें हम समाज और अपनों द्वारा अस्वीकार कर दिए जाने के डर से छिपा कर रखते हैं। लेकिन इन हालात में जहां पुलिस उसके अपने परिवार के साथ हुए इतने बड़े हादसे की सच्चाई को सामने लाने के लिए दिन रात एक कर रही थी, वहां उसका खुद से जुड़ी सच्चाई को छिपाना गलत था। फिलहाल पुलिस ने कविता की बात पर यकीन कर लिया, लेकिन क्या कविता वाकई सच बोल रही थी? कविता का यह अपहरण कहीं किसी दूसरी प्लानिंग का हिस्सा तो नहीं था जिसे वो इस अंकल के साथ मिलकर अंजाम देना चाहती थी? उठ 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 उठ, साले बोलना शुरू कर, हड्डियां तोड़ दूंगा तेरी मैं। बोल। आपको जो करना है कर लो, बेल तो मुझे मिल जाएगी। इस बार तुझे बेल नहीं मिलेगी, क्योंकि अपनी औकात से बड़ा हाथ मार लिया है तूने। जब कविता की किडनैपिंग के साथ साथ 3 मर्डर के चार्ज लगेंगे ना तुझ पे, तो मुंबई का कोई लॉयर तुझे बेल नहीं दिला पाएगा। मर्डर? सर मैंने कोई मर्डर नहीं किया है। रवीश को उसके साथ तो मैं जाने की हिम्मत ही नहीं करता, तो उसके सामने तो मैं उसका खून कैसा करूंगा? क्यों, ऐसा क्या किया था उसने तेरे साथ? मैंने किया क्या? मार क्यों रहे हो तुम लोग? सुन बे, अब तक जो तेरी शन्नो थी ना, अब वो मेरी कविता है। मेरी बीवी। आज के बाद उसकी तरफ आंख उठा के भी देखी ना, तो तुझको यहीं पे फाड़ कर रख दूंगा साले। समझा तू? दिमाग से एकदम एड़ा था साहब वो। फ्रेडी, अंदर जाएगा। यस सर। सर, फ्रेडी नहीं है अंदर। तुम एम्बुलेंस को फोन कर। यस। हेलो, कंट्रोल रूम। स्मार्ट बनते हैं, स्मार्ट बनते हैं। क्या चक्कर था फ्रेडी? क्या चक्कर था? भाग क्यों रहा था हमसे? भाग क्यों रहा था हमसे? बोल बोल। सर वो अपन को मार डालेगा, जैसे उसने राविश को मारा था। किसने मारा राविश को? सर पाटिल, जिसे हमने लूटा था। कौन है तुम? कौन
रविश छोड़ बैग मेरा, बैग छोड़। रुका, सर पाटिल मेरे और मेरे दोस्तों के साथ बहुत दिनों से पीछे लगा था। मेरा एक जो फ्रेंड था जो इस सब रॉबरी में शामिल था, पाटिल ने सर उसे ढूंढ निकाला। इस फ्रेडी की तरह। सर मुझे नहीं पता सर, सर मुझे नहीं पता। तेरा बॉस नहीं पता सर, मुझे नहीं पता। किधर है फ्रेडी? सर उसकी टांगे तक तोड़ दी उसने। मतलब तुम्हारी इस लूट में राविश भी शामिल था? नहीं सर, राविश हमारे साथ लूट में शामिल नहीं था। सर मैंने उसे ऑफर भी किया था लेकिन उसने मना कर दिया। रविश मेरी बात तो सुन भाई। रविश क्या कर रहा है? तो लास्ट टाइम क्यों बैकआउट कर रहा है? तुझे पता ना पैसों की कितनी जरूरत है। मैं जानता हूँ यार, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, लेकिन मैं कविता को प्रॉमिस कर चुका हूँ यार कि मैं आगे से कोई गलत काम नहीं करूंगा, और मैं उसका प्रॉमिस तोड़ नहीं सकता। भाई प्लीज यार लास्ट टाइम करते हैं ना, इसके बाद मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा तुझे, पक्का प्रॉमिस। रविश सॉरी यार। उस दिन कविता ने मुझे मिलने के लिए बुलाया और उसने मुझे वार्निंग दी कि अगर तुम आगे से रविश को किसी गलत काम के लिए बुलाते हो तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। कसली रॉबरी साहब, मेरे साथ कोई रॉबरी नहीं हुई और ना ही मैंने कोई कंप्लेन किया। चलिए अपने वकील को तो आप लेके आए गए हैं, ऐसा करते हैं आपके अकाउंटेंट को हम बुला लेते हैं, अकाउंट स्टेटमेंट के साथ पता चल जाएगा कि उस दिन की सेल का पैसा बैंक में जमा हुआ था या नहीं। अदालत में यह भी जवाब देना पड़ेगा आपको कि फ्रेडी के जिस दोस्त की टांग आपने तोड़ी, क्यों तोड़ी। फ्रेडी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेरा पैसा लूटा था साहब, लेकिन जब तक मैं उस तक पहुंचता वो गायब हो गया। रविश के माँ बाप को क्यों मारा? रविश? ये रविश कौन है? कौन रविश? अच्छा कौन रविश? समझाओ अपने क्लाइंट को। ट्रिपल मर्डर का चार्ज है इस पे। रविश फ्रेडी का बेस्ट फ्रेंड था, इससे पहले फ्रेडी के साथ हर मामले में इन्वॉल्व रहा करता था, लेकिन इस मामले में उसका कोई हाथ नहीं था। मगर तुझे लगा कि फ्रेडी और बाकी के लोगों की तरह तेरे साथ हुई लूट में रविश भी शामिल था। ये बिल्कुल गलत है साहब, मैं तो रविश को जानता तक नहीं। हाँ, मैंने उसके दोस्त को मारा था, मैं फ्रेडी को ढूंढ भी रहा था सिर्फ अपना पैसा वापस पाने के लिए। अभी उनका खून करके मेरे को क्या मिलता साहब? मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने जब उस लड़के को मारा तो उसने सिर्फ मुझसे 2 नाम लिए, एक गौरांग और दूसरा फ्रेडी। रविश का तो उसने नाम भी नहीं लिया साहब। गौरांग और उस ग्रुप के सभी लड़कों से बात की सर, उनमें से किसी ने भी पाटिल को रविश का नाम नहीं बताया था, और पाटिल और उसके आदमियों के बारे में भी पता किया सर। जिस रात वो मर्डर हुए थे उस रात तो उस एरिया के आसपास उनमें से कोई भी नहीं था। लेकिन क्या? लेकिन सर लूट की वारदात के 2 दिन बाद पाटिल चारकोप में ही था, रविश के ही एरिया में। रविश को नहीं जानता कहा तूने? तो लूट के 2 दिन बाद उसके एरिया में क्या कर रहा था तू? रविश का एरिया? कौन सा एरिया साहब? 15 नवंबर चारकोप में था तू। हमारे पास सबूत भी हैं और गवाह भी। याद आया? चल बता क्या कर रहा था? साहब 15 तारीख को गया था मैं चारकोप में, लेकिन रविश वहाँ रहता है ये मुझे नहीं पता था। मैं तो उसको जानता भी नहीं हूँ रविश को। साहब मेरा भाई डेवलपर है, उसने एक बिजनेस मीटिंग अरेंज की थी, उसी के लिए मैं गया था। फिर बात जमी नहीं तो मैं वापस आ गया। अच्छा, और किसके साथ हो रही थी तेरी ये बिजनेस डील? वो गोयल या गोयल करके कोई आदमी था सर, जो वो सेक्रेटरी था एक बिल्डिंग का। उसका कहना था कि उसके पास बिल्डिंग के सारे फ्लैट हैं और वो सस्ते दामों पे हमें दिलवा देगा, फिर हम वो बिल्डिंग तोड़कर वहाँ पर टावर बना सकते हैं। इसके लिए मोटी रकम भी मांग रहा था। पहले तो हम तैयार हो गए थे, फिर हमने उससे पेपर मांगे तो उसके पास फ्लैट के कोई पेपर नहीं थे सर। तो फिर हमने बोला कि मीटिंग बाद में करेंगे, कि ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता। सर लगता है पाटिल झूठ बोल रहा है। बिजनेस डील के लिए ठीक रविश के एरिया में ही उसी की बिल्डिंग में जाना काफ़ी बड़ा इत्तेफाक लगता है, जो कि पॉसिबल नहीं लगता। फिलहाल तो मुझे इसकी यही बात ठीक लग रही है कि अगर इसने दूसरे लड़के की सिर्फ टांग तोड़ के उसे छोड़ दिया तो रविश को क्यों मारेगा, और साथ में उसके माँ बाप को भी। और रविश के दोस्त भी कह रहे हैं कि उन्होंने रविश का नाम नहीं लिया, इसलिए इसकी पॉसिबिलिटी तो थोड़ी कम है। अभी तो गोयल से मिलते हैं चल के, पता तो चले कि पाटिल की डील वाली बात कितनी सच्ची है। इसे पहचानते हैं, हमारे लॉकअप में है इस वक्त, रविश और उसके माँ बाप के खून के सिलसिले में। एक कहानी सुनाई है इसने और उसमें आपका जिक्र है। कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? सर इसने आपको क्या बताया वो तो मुझे पता नहीं, खाली बात हुई थी सर, ऐसा कुछ सीरियस नहीं। तो कविता और बाकी के 2 लोगों को फ्लैट्स बेचने की सलाह क्या धर्म का काम करने के लिए दी थी आपने? नमस्ते बेटे। नमस्ते गोयल साहब।
यहाँ की सोसाइटी की मीटिंग में भी आपने सब लोगों से यही कहा ना कि क्योंकि इस बिल्डिंग में मर्डर्स हो चुके हैं इसलिए यहाँ के फ्लैट्स की कीमतों पे असर पड़ेगा और आप वो फ्लैट ज्यादा कीमत में बिकवा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है ना, इस मर्डर का फायदा उठाने की फिराक में आप कहीं ऐसा तो नहीं कि पार्टी के साथ मिलकर आपने मर्डर्स करवाए? सर मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ, ये कत्ल के बारे में तो सोच भी नहीं सकता हूँ सर मैं। सर आपको कोई गलतफहमी हुई है सर? कुछ 1 महीने पहले रविश को जान से मारने की धमकी दी थी तुमने मिस्टर शरीफ गोयल। सर वो तो गुस्से से सर, गुस्से में निकल गया था सर, जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं थी सर। वो राविश के साथ झगड़ा हुआ था सर, वो गलती राविश की थी, मैं तो चुपचाप जा रहा था सर। ए हीरो, ये सोसाइटी है क्या? दारू पी के गिलास फेंक रहा है? चल जा, अभी नाटक मत कर अंकल, जा अभी हो गया बस। ए तेरी एक गुंडागिर्दी यहाँ नहीं चलेगी, समझा क्या? क्या अंकल तुझे प्यार से बोला ना अभी, बोला ना, प्यार से बोला ना, समझ में नहीं आया, दूसरे ढंग से समझाऊं? गुंडागिर्दी करने का है क्या? रविश क्या हो रहा है? कुछ नहीं पापा, आया बस। अभी पापा है तो छोड़ रहा हूँ बेटा, नहीं तो यही निपटा देता तुझे, समझा? ऐसी तेरी गुंडागर्दी चली ना तो कोई एक दिन तेरा ही निपटारा करके चला जाएगा। हाँ अच्छा कर लेना बेटा, चल आजा। धमकी नहीं दिया था सर, उसे समझाया था। और सर गुस्से में अगर मुंह से कुछ निकल जाए तो सही में थोड़ी किसी को कोई मार देता है सर। जिस रात कत्ल हुआ उस रात 9:30 से सुबह 8:30 के बीच कहाँ थे? हाँ सर, मैं अपने घर पे ही था सर। मैं वीडियो कॉलिंग पर अपने बेटे से बात कर रहा था 4 बजे तक का। उसके बाद एक साइड पे जाके 3 पत्ती खेल रहा था। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं सर। कंप्यूटर कहाँ है आपका? सर वो पाटिल उसके भाई के साथ जो मैं बात कर रहा था वो रीडेवलपमेंट की कर रहा था सर। और आप तो अभी आए, देखिए ना बिल्डिंग की हालत क्या है सर। अगर इस कत्ल के पीछे किसी का हाथ हो सकता है तो वो है कविता, रविश की पत्नी। क्यों? क्योंकि कविता ने आपको फ्लैट बेचने से मना कर दिया इसलिए? अरे नहीं सर, मैंने अपनी आंखों से देखा है कविता को रविश को ब्लैकमेल करते हुए। जी हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तुम्हारे सास ससुर को पता था इस बारे में? जिस दिन ये सब हुआ उसी दिन हमने सबको बताया था। और सर ये बात जानकर सब बहुत खुश भी हुए थे। तुम भी? जी? मैंने पूछा तुम भी? ये कैसा सवाल है? मैं माँ बनने जा रही थी तो मुझसे ज्यादा और कौन खुश हो सकता था? लेकिन हमें पता चला कि तुम्हें बच्चा नहीं चाहती थी। रविश को धमकियां दे रही थी कि तुम इसे अबॉर्ट करवा दोगी। सर अगर इस कत्ल के पीछे किसी का हाथ हो सकता है तो वो है कविता, रविश की पत्नी। कविता क्या है ये सब? कविता हम लोग बात कर सकते हैं इस बारे में, ये सब क्या है? बस रविश, हम इस बारे में और बात नहीं करेंगे। या तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी वरना मैं हमारे बच्चे को गिरा दूंगी, समझे तुम? हाँ सर, मैंने रवि से ऐसा कहा था क्योंकि वो और उसके दोस्त मिलकर कुछ प्लानिंग कर रहे थे। सर मुझे नहीं पता क्या प्लानिंग कर रहे थे, पर कुछ तो गलत कर रहे थे। और सर मैं नहीं चाहती थी कि रविश ऐसा कुछ गलत करे, इसलिए मैंने रविश को धमकी दी थी अगर उसने कुछ गलत कदम उठाया तो मैं बच्चा गिरा दूंगी। मुझे ये बेचना है, इसका कितना मिलेगा? चेक करते हैं। इसको वजन करो, देखो कितना है। हेलो पुलिस स्टेशन। इसके साथ और भी जेवर थे ना, वो नहीं बेचना तुम्हें? ये सब मैंने नहीं चुराया साहब, मैं सच्ची बोलती है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैं तो कांदीवली के करवड़ में भीख मांगती है। चुराया नहीं तो कहाँ मिला? भीख दिया किसी? नहीं साहब, वो तो उस दिन मैं भीख मांग रही थी तब। जिस औरत ने ये बैग फेंका उसे पहचान सकती हो? नहीं साहब, मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई सर। लेके जाओ उसे। नहीं साहब, मैंने कुछ भी नहीं किया है साहब, मैं सच्ची बोलती है साहब, मैंने कुछ भी नहीं किया है। सर इस मामले का तो सिरा तक हमारे हाथ में नहीं आ रहा है।
अब कैसे पता चलेगा कि बैग फेंकने वाली औरत कौन थी? हो सकता है कि सर वो कविता ही हो। बिल्कुल हो सकता है। वॉचमैन ने हमें ये बताया कि उस रात बाहर से कोई भी अंदर नहीं आया और ना ही उसने कोई आवाज़ सुनी। इससे यही लगता है कि वो जो कोई भी है बिल्डिंग के अंदर का ही आदमी, वरना शर्माज ना तो इतनी रात उसके लिए दरवाज़ा खोलते और ना ही उसका दिया हुआ कुछ खाते। एक काम करो, उस बिल्डिंग के हर आदमी और फैमिली का सेल लोकेशन निकलवाओ जिसका रविश और उसके माँ बाप से कोई संबंध है, और ये भी पता लगाने की कोशिश करो कि वो बैग फेंकने वाले इंसिडेंट के वक्त मंदिर के आसपास कौन था। और एक काम करो, एक टीम को कविता के एरिया में भेजो और सारे मेडिकल स्टोर से ये पता लगाने की कोशिश करो कि जो सेडेटिव्स हमें विक्टिम्स की बॉडी से मिले थे, क्या वो कविता की बिल्डिंग से खरीदे थे किसी। अब तक सामने आई हर बड़ी छोटी पहेली को हल करने के बाद ये पहली बड़ी कामयाबी थी जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम के हाथ लगी थी। उन्होंने रवीश और उसके परिवार की हत्या के बाद उनके घर से लूटे गए जेवर बरामद कर लिए थे। हालांकि ये एक बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन फिर भी इससे इस केस को सॉल्व करने में कोई खास मदद नहीं मिल पाई, क्योंकि जिस औरत से गहने बरामद किए गए थे उस औरत ने उस महिला का चेहरा नहीं देखा था जिसने इन्हें फेंका था। पिछली हर बार की तरह इन्वेस्टिगेटिंग टीम फिर से एक बार खाली हाथ खड़ी थी, बिना किसी सबूत के, बिना किसी क्लू के। लेकिन ये एक सोच थी, या यूं कहिए कि पुलिस की एक गट फीलिंग थी कि इस घटना को अंजाम देने वाला कोई बाहरी व्यक्ति नहीं बल्कि उसी बिल्डिंग का कोई है। या तो वो रवीश और उसके परिवार का कोई अपना है या फिर उनका कोई बहुत करीबी। और पुलिस की ये फीलिंग सही साबित हुई और जो चेहरा सामने आया उसने सबको चौंका दिया। सर, कॉल रिकॉर्ड की डिटेल्स आ गई है। उसे पता चला है कि सर उस दिन कर्वे रोड पर ये एक ही नंबर एक्टिव था। सीधा सवाल करता हूं, सीधा जवाब देना। रविश और उसके माँ बाप को क्यों मारा? मैंने मारा? क्या बोल रहे हैं आप? झूठ मत बोलो। 17 तारीख को एक औरत ने रविश के घर से लूटी कैश और ज्वेलरी कांदीवली के गणेश मंदिर के पास पड़े डस्टबिन में फेंक दी थी। जो वहां बैठी भिखारन ने देख लिया, मगर वो उस औरत का चेहरा नहीं देख पाई। हमें वो बरामद हुआ है। ये तुम्हारे फोन रिकॉर्ड से भी ये पता चलता है कि जिस वक्त वारदात हुई तुम्हारा फोन गणेश मंदिर के आसपास था, मतलब ऑब्वियसली तुम वहां थी। सब मेरे फोन की लोकेशन मंदिर? सर मैं मंदिर से 3 दिन जाती हूँ वीक में। सर मैंने कुछ भी नहीं किया है। और दूसरा सबूत, ये नशीली दवा तुम लेती हो? हाँ। यही नशीली दवा रविश और उसके माँ बाप के ब्लड में मिली है। एंटी डिप्रेसेंट है ना ये। तुम्हारे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की थी ना तुम्हें ये, और कत्ल के 2 दिन पहले तुमने इसी एरिया के मेडिकल स्टोर से खरीदी थी ये। सच है कि नहीं? सर मैं मानती हूँ, मैं डिप्रेशन की दवाइयाँ लेती हूँ, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे मंदिर भी जाती हूँ, पर सर मैंने रविश को नहीं मारा। सर मैंने किसी को भी नहीं मारा। लेकिन 17 नवंबर को ना वेंसडे था, ना थर्सडे था, ना फ्राइडे था, फिर भी तुम गई थी, जो कि तुम नहीं जाती हो। जाहिर है ना कि तुम भगवान के दर्शन करने नहीं गई थी, अपने पाप धोने गई थी वहां। इसीलिए लेने आए तुम्हें। ये क्या उसे? एक मिनट सर, उस दिन मंडे था और मैं मंडे को मंदिर नहीं जाती हूँ, मैं घर पर ही थी और मेरा फोन। मुझसे देखा नहीं गया तेरा तड़पना। अनु प्रेग्नेंट हो गई थी, रविश उसके साथ था, मगर रवि ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया, ये कह के कि उसे शादी नहीं करनी थी। मैंने उसके माँ बाप के पैर भी पड़े थे। देखिए, वो बच्चा रवीश का है या किसी और का, ये सब हम नहीं जानते। अरे गलती आपकी बेटी से हुई है ना, तो उसकी सजा हम क्यों भुगते? नहीं, बस बहुत हो गया, अब आप जाइए यहाँ से, माफ कीजिए। जो भी हुआ भगवान की मर्जी समझकर मैंने मान लिया और बच्चा गिरा कर अनु की शादी कर दी। और वो शराबी निकला, रोज मारता था इसे। और उस दिन अनु, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? क्या ढूंढ रही? क्या चाहिए तुझे? अरे बोल तो सही बेटा, क्या चाहिए तुझे? अरे अरे देख अनु, क्या कर रही तू? पागल हो गई क्या तू? क्या कर रही तू? एक अनु, मैं तेरी माँ हूँ ना, मुझे बता क्या बात है? हाँ? क्या बात है? वो बिठाई मुझे आंटी
किसी ने दी थी रमेश के मामले। माँ कभी तो माँ मिलने वाले गए, रमेश को बच्चा होने वाला। घर में सारे लोग बहुत खुश थे, पर माँ ये खुशियाँ तो मैं भी दे सकती थी उस घर को। माँ मैं जीना नहीं चाहती माँ। नहीं अनु, मैंने तभी सोच लिया मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। बहन जी, गर्मा गर्म खीर लाई हूँ। अरे वो किस खुशी में भाई? अरे आपके घर में नया मेहमान जो आने वाला है। ऐसा लगे कि घर में चोरी हुई थी और चोरों ने सबको मार डाला। सारी चीजें मैंने बिखेर दी थी और पैसे जेवर सब निकाल लिए थे मैंने वहां से। मैं तो कविता को भी मार डालना चाहती थी, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो घर पर नहीं थी। मुझे कोई पछतावा नहीं है उनको मारकर। शांति मिले मुझे उन्हें मेरा देखकर। नहीं माँ, माँ, माँ नहीं। अन्नू रवीश से प्यार करती थी जो कि अधूरा रह गया था, और अन्नू की मां ने इसे हर उम्मीद का अंत समझ लिया था, जिससे उनके मन में निराशा ने जन्म लिया। निराशा ने नफरत को पैदा किया और इसी नफरत ने उन्हें 3 इंसानों का कातिल बना दिया। दूसरी तरफ कविता ने अनाथ होकर भी जिंदगी से लड़कर अपना प्यार, अपनी खुशियों को हासिल किया, लेकिन तकदीर ने उससे वो सब कुछ छीन लिया जो उसने हासिल किया था, जो उसने पाया था। उसका परिवार, उसका पति, सब कुछ। लेकिन फिर भी उसने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा और 6 महीने के बाद कुदरत ने उसे फिर से जीने का मौका दिया। उसके बच्चे ने उसके जीवन में वो रंग फिर से भर दिए जो उस हादसे की वजह से कहीं खो गए थे। नाउम्मीदी का अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, लेकिन इतना गहरा कभी नहीं हो सकता कि उम्मीद की किरण को रोक सके। जरूरत है तो अपने आप पर यकीन रखने की। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।